मैं नहीं जानता था कि मेरे मामू की बेटी, जो कि एक लड़के के रूप में रहती थी, वो मेरे लिए वबाले जान बन सकती है। आज भी मेरी अलमारी में से मेरी सारी ब्रांड की शर्टें गायब थीं। यकीनन अबीरा ने निकाली थी। मेरी अलमारी को वो बाप का माल समझकर इस्तेमाल करती थी। मतलब कुछ भी। मैंने कमरे में ही बुलंद लहजे में अपनी माँ को पुकारा था। मैंने कहा, अम्मी जल्दी से मेरे कमरे में आए। मेरी माँ, जो किचन में काम कर रही थी, फौरन से मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है? मैंने कहा, अपनी भतीजी को संभालें। अगर वो मेरे हाथों मरना नहीं चाहती तो मुझसे दूर रहे। मेरी अलमारी में से शर्टें कहाँ गई हैं? अभी मैं कुछ दिन पहले लेकर आया था। कहने लगी, पता नहीं यहीं कहीं होंगी, यहाँ कहीं नहीं है। आपकी भतीजी के पास हैं। उसको बोले कि मेरे कपड़े पहनना छोड़ दे। मैंने चिल्लाकर कहा था। वालदा मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया है? अगर उसने तुम्हारी एक दो शर्टें ले ली तो? मैंने कहा, नहीं, उसे कहें इंसान बन के रहना सीखे। उससे क्या तकलीफ है मुझसे? जब से मामू मामी इस दुनिया से गए हैं, ये आफत की पुड़िया हमारे लिए छोड़ गए हैं। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं तो हैरान था, और ये थप्पड़ पहली बार नहीं लगा था। जब से अबीरा नामी आफत मेरी जिंदगी में आई थी, मैं कई बार अपनी माँ से ये थप्पड़ खा चुका था। हर बार अबीरा की वजह से मेरी हक तलफी हो जाती थी। इसलिए मुझे अबीरा नाम से चिढ़ थी। मैंने अपनी माँ को ताज्जुब से देखा। अम्मा कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? यतीम भतीजी है मेरी, तुम तो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। तुम्हारे बाप को कह दूंगी, वो तुम्हें पैसे देंगे, ले आना अपनी शर्ट। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने उस भतीजी को दें। समझ आई आपको? बल्कि 1000-2000 मैं भी खैरात के दे देता हूँ। उसे कहें अपने कपड़े खुद खरीदे, मेरी शर्टें मत पहना करे। मैंने भी गुस्से से कहा था। मेरी माँ कहने लगी, खबरदार, जो तुमने अबीरा के लिए खैरात का नाम लिया तो तुम्हारे बाप को बता दूंगी। तुम्हारा मसला क्या है? वो तुम्हें कुछ भी तो नहीं कहती? मैंने कहा, जाने दे अम्मा, वो मेरे साथ क्या करती है ये आप भी जानती हैं। अम्मा कहने लगी, शुरुआत तुम करते हो और अभी तक जाहिलों की तरह लड़ते हो। मैंने कहा, शुरुआत मैं नहीं करता, शुरुआत वो करती है। आपको नहीं पता वो कितनी चालाक है। आपको बस वो मासूम नजर आती है। उस मीसनी की हरकतें किसी को नजर नहीं आती, जो सब कुछ करके बिल्कुल मासूम बनकर बैठ जाती है, जैसे सारा जुल्म उसी पर हुआ हो। बहरहाल इस बार भी मुझे ही चुप होना पड़ा। मैं चंद रोज पहले ही अपने लिए ब्रांड की शर्ट लेकर आया था, क्योंकि मेरे दोस्त के भाई की शादी थी। लेकिन अब वो अबीरा साहिबा पहन चुकी थी। मुझे याद नहीं कि जब से मैंने होश संभाला था, मैंने उसे कभी शलवार कमीज में या जनाना कपड़ों में देखा हो। वो बिल्कुल लड़कों के जैसी लगती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की है। देखने में ऐसे लगती थी जैसे किसी पहलवानों के खानदान से हो। अगर उसमें कोई खूबी थी तो सिर्फ ये कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मुझे यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स बनाने होते तो मैं थोड़ी सी उसकी खुशामद कर लेता था, वो भी मतलब निकलवाने के लिए। बाकी वो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे मामू की शादी के बाद जब अबीरा पैदा हुई तो काफ़ी कमज़ोर थी। और दूसरा ये कि मेरे मामू को बेटे का बहुत शौक था। डॉक्टर ने कहा था कि अब आपकी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकेगी, क्योंकि मुमानी में कोई मसला बन गया था। बस फिर क्या था, मामू ने बेटी का नाम तो लड़कियों वाला रख लिया था, मगर उसकी परवरिश और कपड़े वगैरह लड़कों जैसे पहनाए जाते थे। मामू कहते थे कि मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगा, चाहे दुनिया जो भी कहे। अब अबीरा देखने में बिल्कुल लड़का लगती थी। एक रोज मेरे मामू ने अबीरा मेरी वालदा को थमाई और कहा कि हम चंद दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, वापस आकर आपसे अबीरा को ले लेंगे। मेरी मुमानी रोए जा रही थी, मगर मामू ने कहा कि अबीरा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहता कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतना लंबा सफर करवाऊं।
میری والدہ کہنے لگی کہ میں سنبھال لوں گی بھائی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ بھابھی کو سنبھالیں، بیچاری روئے جا رہی ہیں۔ میں اس وقت 2 سال کا تھا، لیکن یہ سب باتیں مجھے میری امی نے بتائی تھیں۔ خیر، جس ٹرین میں ماموں جا رہے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ بہت سے مسافروں کے ساتھ ماموں اور ممانی بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد ابیرہ کو میری ماں نے پالا اور سنبھالا تھا، اور ماموں کی خواہش کے مطابق امی نے بھی اسے بیٹا بنا کر پالا تھا، بالکل ایسے جیسے حقیقت میں وہ لڑکا ہو۔ جب وہ بڑی ہوئی تو ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ان کی سکی بیٹی نہیں ہے، اور میں بھی بچپن سے یہ جانتا تھا کہ ابیرہ میری کزن ہے، بہن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میری والدہ نے اپنی بھتیجی کو میرے مقابل کھڑا کر دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ میری دادی بھی ابیرہ کو مجھ پر ترجیح دیتی تھیں۔ بس ایک میں ہی ملا تھا سب کو تھپڑ مارنے کے لیے۔ ابیرہ کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تھپڑ پڑے تھے، کیونکہ وہ شرارت کرنے کے بعد معصوموں کی طرح سے شکل بنا کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور میرا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور ایک آدھ تھپڑ میرے منہ پر پڑ جاتا۔ میری دادی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن زیادہ محبت ان کی میرے چھوٹے بھائی زین سے تھی، یا پھر ابیرہ سے۔ میری دادی کو شروع سے ہی ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور یہی شوق ابیرہ کو بھی تھا۔ دونوں جب مل کر ٹی وی دیکھتی تو جہاں سے دادی کو سین سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ابیرہ دادی کو تفصیل سے سمجھانے لگتی۔ وہ بھی میری طرح دادی کو دادو کہتی تھی، اور مجال ہے کہ ہمارے ماں باپ اور دادی نے کبھی بھی فرق سمجھا ہو۔ شاید میرے باپ کی اٹیچمنٹ ابیرہ سے یوں بھی تھی کہ وہ میری والدہ کے کزن تھے، اور میرے ماموں سے ان کی دوستی بھی تھی۔ بہرحال میں دل جلائے بیٹھا تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا تھا۔ رات کو میرے والد نے مجھے جب غضبناک لہجے سے پکارا تو میں زور سے چونکا۔ مجھے اپنے باپ سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے سارا غصہ سائڈ پہ رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا، اور وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے، کہاں تھے تم، کھانا لگ گیا ہے؟ میں نے کہا، بابا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگے، آرام سے بیٹھو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ تبھی کچھ ہی دیر بعد ابیرہ کچن سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باؤل تھا، اور میری وہی برانڈ کی شرٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ وہ ہائٹ میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے میری شرٹ اس کے گھٹنوں سے ذرا سی اونچی تھی۔ اس نے اپنا پاستا کا باؤل پکڑا ہوا تھا۔ میری نئی شرٹ پر ہلدی کے اور گھی کے اور نہ جانے کون کون سے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اپنی شرٹ کا یہ حشر دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا اس لڑکی کا گلا دبا کر اسے ایک ہی بار جان سے مار ڈالوں۔ ٹیبل پر باؤل رکھتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا۔ میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے چڑھاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے باؤل میرے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی، میں نے آج اپنے ہاتھوں سے پاستا بنایا ہے، کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے۔ میرا باپ تو یہ سن کر خوش ہونے لگا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہ میری بیٹی نے بنایا ہے، میں تو آج سب سے پہلے پاستا کھاؤں گا۔ حالانکہ پاستا مجھے بھی بے حد پسند تھا، لیکن میں نے نہیں کھایا۔ باقی سب نے پاستا کھایا اور اس کی تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ رات کو کھانے کے برتن وہی دھوئے گی۔ دن بھر تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن رات کو میرے باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے رات کے برتن دھونے بیٹھ جاتی تھی، تاکہ میرے باپ کو یہ لگے کہ وہ گھر کے سارے کاموں میں میری امی کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں کچن میں آ گیا۔ وہ میری 3000 کی شرٹ پہن کر بڑے مزے سے برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ میں نے کہا، میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر تم نے میرے کمرے سے میرے پوچھے بغیر میری کوئی بھی شرٹ نکال کر پہنی تو یاد رکھنا، چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑو میرا اور تمیز سے بات کرو۔ میں نے کہا، تم اس قابل ہو کہ تم سے تمیز سے بات کی جائے؟
कहने लगी, देखो तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं तुम्हारी अलमारी खोलूंगी और जो शर्ट अच्छी लगेगी मैं पहन लूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अजीब धौंस जमाने वाला अंदाज था उसका। मैंने कहा, तुम्हारे बाप की जागीर हूँ मैं, जो तुम्हारा मुझ पर हक है मैं तुम्हें बड़े आराम से समझा रहा हूँ। मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। उसके बाद मैंने ये किया कि अपनी अलमारी को लॉक करके अलमारी की चाबी छुपा देता था। अब मेरी कोई भी शर्ट वो चोरी नहीं कर सकती थी। एक बार मैं यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेकर घर आया तो सन्नाटा सा था। मैं वैसे शाम को आता था, लेकिन इस बार दोपहर को आ गया था। उस वक्त मेरी वालदा और दादी सो रही थी। मैं अपने कमरे में आया तो मुझे जैन की और अबीरा की आवाजें आ रही थीं। मुझे हैरत हुई कि ये दोनों मेरे कमरे में क्या करने गए हैं। कहने को तो जैन मेरा सगा भाई था, अबीरा से काफी छोटा था, लेकिन उसकी ज्यादा बनती अबीरा से थी। मैं दबे दबे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। देखा तो अबीरा मेरी अलमारी के साथ ऑपरेशन करने में मसरूफ थी। जैन उसके पीछे खड़ा उसे पेचकस पकड़ा रहा था। मैं चुपचाप खामोशी से उनके पीछे खड़ा हो गया। अबीरा कहने लगी, मैं देखती हूँ कैसे अपनी चीजें मुझसे छुपा कर रख सकता है। जैन कहने लगा, आप ही नहीं खुल रहा तो दफा करो, मेरी शर्टें पहन लो। वो कहने लगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं, जब बचपन से ही मैंने उसी के कपड़े पहने हैं तो अब भी उसी के पहनूंगी। तुम ऐसा करो, मुझे 4 मुंह वाला पेचकस पकड़ाओ। उन दोनों का मुंह अलमारी की तरफ था। मैंने जैन के कंधे पर हाथ मारा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुरी तरह से चौंका। इससे पहले कि वो मुंह से कुछ कहता, मैंने उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके हाथ से सारे पेचकस पकड़े और इशारा किया कि वो कमरे से बाहर चला जाए। वो जाते हुए कमरे का दरवाजा भी बंद करके चला गया। अबीरा कहने लगी, मैं भी आज इसकी अलमारी खोल कर ही दम लूंगी। होता कौन है अपनी चीजें मुझसे छुपाने वाला। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया। कहने लगी, अब तुम मुझे पलास दो। वो ट्राई करूंगी। मैंने प्लास उसे पकड़ा दिया। वो सारे जोर आजमाई मेरी अलमारी के साथ कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस पर अलमारी की चाबी रख दी। मैंने कहा, ये ट्राई करो, इससे खुल जाएगा। उसने वो चाबी पकड़ी और लगा दी, लेकिन उसके बाद वो वहीं रुक गई। चुपचाप खड़ी थी, शायद समझ चुकी थी कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, मुझे देखकर कुछ देर के लिए नर्वस हो गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई खास दुश्मनी है मुझसे? कहने लगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम गलत सोच रहे हो। ठीक है, नहीं पहनती तुम्हारे कपड़े। ये कहकर वो चाबी मुझे पकड़ाकर चली गई। मैंने शुक्र किया। फिर उसके बाद मैंने महसूस किया कि उसका रवैया मुझसे बदलने लगा है। वो मेरे काम करने लगी, हालांकि मुझे उसके हाथ के किए हुए काम पसंद नहीं थे। मुझे उससे शुरू से ही चिढ़ थी। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एक क्लास फेलो बहुत अच्छी लगती थी। रात भर मैं फोन पर उसी से बातें करता था। काफी हद तक मैं उस लड़की में संजीदा हो चुका था, यहाँ तक कि अब हम रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे थे। अबीरा उन दिनों ग्रेजुएशन कर रही थी। उसका आखिरी साल था और मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर में था। उसके बाद मुझे जॉब करनी थी। मैं सोच चुका था कि जैसे ही जॉब लगेगी अम्मा को हुरिया के बारे में बता दूंगा। आज यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। तब सामने कुछ लड़कियां हंसती मुस्कुराती बातें करती नजर आईं। जब मैंने एक नजर डाली तो उनमें अबीरा भी थी। वो भी मुझे देख चुकी थी। मैंने फौरन से नजरें बदल ली और हुरिया से कहने लगा कि किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। कहने लगी, क्या हुआ, यहाँ क्या मसला है? मैंने कहा, बस चलो तुम। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर जाते हुए एक नजर मैंने अबीरा पर डाली, जो माथे पर बल डाले मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। बहरहाल मुझे बस सिर्फ एक बात का डर था कि कहीं वो मेरे बाप से कुछ ना कह दे। फिर सोचा कि घर जाकर उसे कुछ लालच देकर चुप करवा दूंगा।
अक्सर गोलगप्पे के लालच में वो मेरे काम कर दिया करती थी, बात भी मान जाती थी। हुरिया के साथ चाय पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे कमरे में ही टहल रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, कौन थी वो लड़की? मैंने कहा, हुरिया। कहने लगी, कौन हुरिया? मैंने कहा, मेरे साथ पढ़ती है, अच्छी लड़की है, मुझे उससे मोहब्बत है। कहने लगी, ऐसे कैसे तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकता? फिर मैंने कहा कि देखो, मेरी बात सुनो, बाबा से कुछ भी मत कहना, मैं वक्त आने पर उन्हें बता दूंगा। जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं बाबा को बता दूंगा कि मुझे हुरिया पसंद है। तुम बस ये बताओ कि अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे लोगी? मैंने सोचा कि गोलगप्पे मांग लेगी या कोई ब्रांड की शर्ट मांग लेगी। कहने लगी, तुम्हें हुरिया नजर आ गई है? मैं नजर नहीं आई। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, उसका मतलब क्या था। अबीरा आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आई थी। फिर कहने लगी, साद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत पहले से करती हूँ। तुम्हारे साथ मैं उस लड़की को नहीं देख सकती। मैं तो उसकी बात सुनकर जितना हैरान होता उतना कम था। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई? मैं तुमसे शादी करूंगा, होश में तो हो तुम? वो कहने लगी, क्यों, मुझ में क्या कमी है? मैंने कहा, तुम में खूबी क्या है? जाकर आईने में खुद को देखो। लड़कों के कपड़े पहनती हो, लड़कों की तरह बात करती हो, ऐसी लड़कियों से कौन मोहब्बत कर सकता है? मुझे तुम्हें देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता, और फिर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझसे बस सब कुछ छीन रही हो। लेकिन देखो, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे और हुरिया के बीच में आओ। चलो निकलो मेरे कमरे से बाहर और अपने दिमाग का इलाज करवाओ। वो कहने लगी, मुझे फुप्पो ने बचपन से ये कहा है कि वो मेरी शादी तुमसे करेंगी। मैंने हमेशा तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैंने कहा, मैं हुरिया के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, और अगर हुरिया ना भी होती तब भी मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी बात सुनकर कमरे से चली गई। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। गुस्सा तो मुझे अपनी माँ पर भी आने लगा था। उन्होंने किससे पूछकर उसे इतनी बड़ी उम्मीद दिलाई थी? मैं क्या गुलाम था कि सारी जिंदगी पहले उससे अपनी हर चीज बांटता रहा, ना चाहते हुए भी, और फिर अब उसे अपनी दुल्हन बना लूं इसलिए कि वो मेरे मरहूम मामू की बेटी है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर जाएगी। पता नहीं कैसे उसने मेरे फोन से हुरिया का नंबर लिया और फिर हुरिया से मिलने चली गई। जो कुछ उसने हुरिया से कहा मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ दिन बाद मुझे हुरिया की कॉल आई। वो रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उन दिनों यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी, चंद दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने कहा, रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। कहने लगी, ठीक है, 5 बजे आ जाना। मैं 5 बजे मतलूबा रेस्टोरेंट में पहुंच गया। मैंने देखा हुरिया की आंखें रो रो के सूजी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो सकते हो। तुम इस कदर गिरे हुए इंसान हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा, हुरिया, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती। मेरे दिए हुए सारे गिफ्ट उसने मेरे सामने रख दिए। मैं तो हक्का बक्का उसे देखे जा रहा था। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी तो जान पे बन गई, क्योंकि मैं हुरिया से बहुत मोहब्बत करने लगा था। कहने लगी, तुम्हारा काम ही यही है। तुम लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपना एतमाद उन पर जमा कर फिर उन्हें होटल के कमरे में ले जाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस कदर गिरे हुए किरदार के मालिक हो सकते हो। मैं तो ये सुनकर चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, ये सब तुमसे किसने कहा है? हुरिया कहने लगी, तुम्हारी कजन ने बताया है, और शुक्र है कि उसने मुझे बता दिया, क्योंकि रिश्ता तो तुम्हारा बचपन से तुम्हारी कजन के साथ हो गया था, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी भी उसी से करेंगे, और तुम भी यही चाहते हो।
मुझ से तो तुम सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे। मैंने कहा, हुरिया वो झूठ बोल रही है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। उसने मेरी और अबीरा की कुछ तस्वीरें मेरे सामने रख दी। मैंने कहा कि ये तो मैंने यूं ही अबीरा के साथ खिंचवाई थी। हम किसी शादी पे गए थे, तब मैंने उसके साथ तस्वीर खिंचवा ली थी। एक बार कहने लगी, अंगूठी पहना दो, तो मैंने पहना दी। उसने उसकी भी तस्वीर खींच ली। बस ये इत्तेफाक की बात थी, लेकिन उसने किस तरह से ये चीजें हुरिया के सामने रखी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो मुझसे अपना हर ताल्लुक तोड़कर जा चुकी थी। मुझे अबीरा पर इतना गुस्सा था, जी चाहता था कि उसकी जान ले लूं। मैं घर गया तो अपने कमरे में बैठी थी। जैन को होमवर्क करवा रही थी। मैं उसके कमरे में गया। मैंने कहा, जैन तुम बाहर जाओ। वो बाहर चला गया। मैंने कहा, तुम समझती क्या हो खुद को? तुमने क्यों हुरिया से झूठ बोला है? कहने लगी, वो होती कौन है मेरे हक पर डाका डालने वाली? मैंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम्हें मेरी जिंदगी पर कोई अख्तियार नहीं है। कहने लगी, जितनी मोहब्बत हुरिया तुमसे करती है, उससे कई गुना मैं तुमसे करती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आती, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमसे मोहब्बत करने से बेहतर है मैं किसी मर्द से मोहब्बत कर लूं। तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती। मेरी जिंदगी से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, और हुरिया से कहो कि तुमने जो कहा है वो झूठ कहा है। वो कहने लगी, मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी वजह से हुरिया मुझसे दूर हो गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं हुरिया को यकीन दिला दिला कर तंग आ चुका था, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब हुरिया ने अपने कजन से निकाह कर लिया। उस दिन मेरा दिल टूट कर रह गया था। मुझे अबीरा से नफरत होने लगी थी। कुछ दिन तो मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर मैं सोच चुका था कि अब उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी जिंदगी को जहन्नम बना के रख दूंगा। चंद दिन बाद ही मैंने अपनी वालदा से कहा कि मेरा कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अब अबीरा से मेरा निकाह कर दें। मेरी वालदा खुश हो गई। कहने लगी, हमारी तो यही ख्वाहिश थी, नौकरी का इंतजार था। बस मैंने कहा, नौकरी लग जाएगी, वैसे भी वो इसी घर में रह रही है, आप उसका निकाह कर दें और रुखसती भी साथ ही कर दीजिएगा। मेरी वालदा मेरे इस फैसले पर बहुत खुश थी, लेकिन तय ये पाया था कि जुमे वाले दिन सादगी से निकाह होगा और 1 महीने बाद रुखसती होगी। मुझे ना तो अबीरा से मोहब्बत थी और ना ही मेरे नज़दीक इस होने वाले निकाह की कोई अहमियत या खुशी थी। बस एक बदला था जो मुझे उससे लेना था। जुमे को मेरा उससे निकाह हो गया। बाकी का 1 महीना मेरी माँ ने उसे मेरे सामने नहीं आने दिया, लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त वो बहुत खुश होगी। मुझे बस रुखसती का इंतजार था। जब वो मेरे कमरे में आएगी, फिर मैं उसे बताता कि मोहब्बत पा लेने में और छीन लेने में क्या फ़र्क होता है। मैंने अपनी वालदा से कहा कि आपको रुखसती में ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा ही फंक्शन रखिएगा, क्योंकि ये शादी मेरे लिए किसी खुशी का बायस नहीं थी। मेरे सीने में तो जैसे आग लगी हुई थी। मैं सोच चुका था कि पहली रात ही मैं उसका हशर कर दूंगा कि वो मुझसे पनाह मांगेगी। फिर मैंने सोचा कि शादी का फंक्शन क्यों किया जाए। मैं उससे कोई पसंद की शादी तो नहीं कर रहा था। मैं उसकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दूंगा। निकाह के 1 हफ्ते बाद मैंने अम्मी से कहा, मुझे आज ही रुखसती चाहिए। मेरे दादा दादी, मेरा बाप मुझे देखकर हैरान थे। कहने लगे, ये क्या बात है, तुम्हारी रुखसती हम धूमधाम से करेंगे। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता। वैसे भी मैं जॉब के लिए बाहर के मुल्क अप्लाई कर चुका हूँ। हो सकता है चंद दिनों में मेरा वीज़ा आ जाए। मैं अबीरा को अपने साथ ले जाऊंगा। 1 महीने का टाइम मुझे मिलेगा ही नहीं। बेहतर है कि आप रुखसती कर दें। इस बार मेरे वालिद ने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। हालांकि मेरी कोई नौकरी नहीं लगी थी, मुझे बस रुखसती चाहिए थी। मैंने अबीरा को तैयार होने का मौका भी नहीं दिया। बस जल्दी जल्दी मेरी माँ ने उसे एक फैंसी सा दुपट्टा सर पर पहना दिया
और वो बिल्कुल रुखसती के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे कमरे में बैठी थी। मैं अपने कमरे में आया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अगर तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना दूंगा, जीने का हक छीन लूंगा। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी ज़ोर से पकड़ा, इतना ज़ोर से कि वो दर्द से चीखने लगी। मैंने बड़े गज़बनाक लहजे से उसे देखते हुए धीमे और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी दी हुई हर अजियत को मेरी मोहब्बत समझकर तुम सब बर्दाश्त करोगी, और अगर मेरे घर वालों को जरा सा भी शक हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में क्या सलूक करता हूँ तो याद रखना, इस घर के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी पनाहगाह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देकर धक्के मारकर निकाल दूंगा यहाँ से, और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। मेरे माँ बाप मुझे थप्पड़ तो मार सकते हैं लेकिन घर से बेदखल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ, तुम नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, साद, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि बचपन से फुफ्फो ने कहा था, इसलिए मैंने किसी और को आंखों में बसाया ही नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, दर्द तो तुम्हें अब होगा। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाला और उसे जलाया, और जलता हुआ सिगरेट मैं उसके करीब लेकर गया तो वो खौफ से मुझे देखने लगी। कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जलाना मत। लेकिन मैं सिगरेट उसके पास ले जाने लगा। इससे पहले कि बेअख्तियार उसकी चीख की आवाज बाहर निकलती, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो सिगरेट उसके बाजू पर लगाने लगा। अचानक से उसके हाथ से 2 तस्वीरें नीचे जमीन पर गिरी थीं। मैंने सिगरेट इतनी जोर से लगाया था कि वो बेड से एकदम जमीन पर गिर गई और सिसकियां लेते हुए रोने लगी। मैंने वो तस्वीरें उठाकर देखी तो वो मामू और मुमानी की थी, जो वो कितनी देर से अपने सीने से लगाकर बैठी हुई थी। उसके मोटे मोटे आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे मार दो। मुझ जैसी यतीम लड़की का यही हाल होना चाहिए। इस दुनिया में यतीम को आज तक किसी ने प्यार नहीं दिया। सब लोग तकलीफ देते हैं। मैं तो लड़की पैदा हुई थी। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे लड़का बना दिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी, बस मेरा यही जुर्म था। मैं रोज अपने माँ बाप की तस्वीर उठाकर उनसे बातें करती थी। उन्हें कहती थी कि सब लोग मेरा बहुत ख्याल करते हैं, साथ भी मुझे बहुत प्यार करता है, अपनी हर चीज़ मुझसे शेयर करता है। मैंने उनसे कभी भी कोई गिला नहीं किया, मगर आज मैं थक गई। प्लीज़ खुदा के लिए साथ तुम मुझे मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। वो अपना बाजू पकड़कर रोए जा रही थी। मैंने उसका बाजू जला दिया था। आज अचानक से उसकी बातों ने मेरा अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जो भी था, ये उसकी शरारतें थी, उसकी मोहब्बत थी जो वो मुझसे करती थी। आज उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था और वो खूबसूरत लग रही थी, मगर मैं अपना बदला लेने के लिए उसके साथ क्या करने चला था, शायद मुझे खुदा भी माफ ना करता। मेरा दिमाग अपने ठिकाने पर आ गया था। मैंने कहा कि अबीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिली हो। ये अबीरा की मोहब्बत ही थी कि उसने इतना जुल्म सहने के बाद भी मुझे माफ कर दिया था। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। अबीरा और मैं हंसी खुशी रह रहे हैं।